हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। हमने अब तक के लेक्चर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करा। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है हमारी रिएक्शन के अंदर, जिसमें हमारे कुछ केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी हम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। बस डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि उस रिएक्शन में हम आयंस को कंसिडर करेंगे। आयंस को कंसिडर करने का क्या मतलब है, देखो जैसे अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी Fe+3 एक्वस प्लस HCN नेगेटिव एक्वस, ये इक्विलिब्रियम में है FeHCN +2 एक्वस। अब ये मैं बार बार एक्वस वर्ड क्यों लिख रही हूँ? एक्वस वर्ड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आयंस एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे क्या है, आयनिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव भी एक आयन है, HCN नेगेटिव भी एक आयन है और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये भी एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर मैं एक इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रही हूँ जिस रिएक्शन में मेरे पास आयंस की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वजह से इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम बोल देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमें इस लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम को ही स्टडी करना है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम और नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है? देखो, जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम, जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन में आयंस की इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये किसकी रिएक्शन है? आयनिक इक्विलिब्रियम की। और जब हम नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं इसका मतलब है हमारी रिएक्शन के अंदर आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेशक हमारी रिएक्शन आयनिक के जैसी हो रही है बट उसमें आयंस की इन्वॉल्वमेंट हमें नजर नहीं आ रही। जैसे कि अगर हम देखें, मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया जिससे मेरे पास एक शुगर सोल्यूशन मिला। अब ये शुगर सोल्यूशन क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम में है। तो ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो है बट ये आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहां पर मेरे पास आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये जो शुगर है मेरे पास ये एग्जिस्ट करती है C6H12O6 यानी ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज क्या है मेरे पास? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करोगे तो कंफ्यूज मत होना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, हम आगे इनको पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, आप कहोगे वाटर तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट जब उसके अंदर मैं शुगर को डिसॉल्व कर रही हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर बस मेरे पास शुगर सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स यानी शुगर सोल्यूशन का मेरा एक मिक्सचर बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है शुगर वाटर का। अब लेकिन अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में जैसे मैंने सॉल्ट यूज करा, अब मैंने शुगर की जगह सॉल्ट यूज कर लिया और सॉल्ट को मैंने वाटर में डिसॉल्व करा जिस वजह से मेरे पास यहां पर अब आयंस की फॉर्मेशन हुई है। अब ये कौन से आयंस की फॉर्मेशन हुई है? सॉल्ट मेरा क्या होता है? NaCl। अब जैसे ही इसे वाटर मिलेगा, वाटर क्या है हमारे पास? एक्वस कंडीशन, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये क्या है मेरे पास? सॉल्ट के आयंस। तो इस रिएक्शन में आयंस की इन्वॉल्वमेंट है तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को बोल देते हैं आयनिक रिएक्शन और इस रिएक्शन को बोल देते हैं नॉन आयनिक रिएक्शन। अब इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो, आयनिक और नॉन आयनिक को कैसे करोगे? देखो, जब भी हम आयनिक रिएक्शन की बात करते हैं ना तो वो हमारे पास जो भी आयनिक रिएक्शन का सोल्यूशन होगा वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी उसके अंदर कंडक्टेंस होती है। लेकिन जब हम नॉन आयनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कंडक्टेंस नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस आपकी आयंस की वजह से आती है। जो आयंस की मोबिलिटी होती है ना, आयंस इधर उधर मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से आपके सोल्यूशन में कंडक्टेंस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस वजह से आपको आयनिक सोल्यूशन में कंडक्टेंस शो करेगी और नॉन आयनिक सोल्यूशन में आपको कोई कंडक्टेंस शो नहीं होगी। तो मतलब आयनिक सोल्यूशन के अंदर हमें कंडक्टेंस शो होगी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहां डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम की। दैट मीन्स हमें इस लेक्चर में सब कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम यानी आयन से रिलेटेड बातें करनी है। नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। अब कंडक्टेंस के बेसिस पर फैराडे ने इन आयंस को, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेरे पास एक कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे। तो कंडक्टेंस के बेसिस पर फैराडे ने इन इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, Faraday divided the electrolytes as, किस किस फॉर्म में डिवाइड करा उसने? एक उसने बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक उसने बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है, कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो एक कंपाउंड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वाटर मिलते ही, उसको एक्वस कंडीशंस मिलते ही वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ये कोई भी आपके पास NaCl कंपाउंड एज सच सॉलिड फॉर्म में नहीं बचेगा। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपके पास डिसोसिएशन प्रॉपर नहीं होती आयंस की, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट नहीं होता जब भी आप उसे एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड करते हो। इस वजह से इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला गया और इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। तो यहां पर इसका क्या कह सकते हैं, मतलब 100% आयनाइजेशन शो होती है आपको यहां पर, और यहां आपको 100% आयनाइजेशन शो नहीं होती। डू नॉट शो कंप्लीट आयनाइजेशन। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएट होते हैं आयंस में, पर वो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होंगे, हमें कैसे पता लगेगा? देखो, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की 3 कैटेगरी होती है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी अगर आपके पास एसिड, बेस या सॉल्ट, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड है, वो आयनाइज होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी आयनाइजेशन किस एक्सटेंट की होगी। वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उस बेसिस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में, कि उसकी डिसोसिएशन कितनी है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास अगर कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई सॉल्ट है, उनके अंदर हमें आयनाइजेशन तो शो होगी, पर ये नहीं पता कितनी परसेंट में वो आयनाइजेशन शो करेंगे, कितने परसेंट वो डिसोशिएट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड को। आपने ये तीनों कैटेगरीज प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में स्टडी करी हैं, आपको बस रिकॉल करनी है। एसिड के बारे में आपने क्या पढ़ा है? एसिड के बारे में हमने ये पढ़ा है कि एसिड सॉर इन टेस्ट होता है, इसकी पीएच आपको लेस देन 7 देखने को मिलती है। और आपने इसके अंदर क्या पढ़ा है? और हमने ये पढ़ा है इसके अंदर कि हमारे पास अगर कोई एसिड हो तो वो लिटमस पेपर को कैसे टर्न करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा तो मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल देखें, जैसे HCl मेरे पास एक एसिड है, मेटल मैंने मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ से मेरे पास कंपाउंड बना MgCl2 जो एक सॉल्ट है, प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। ये मेरी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन हो गई। अब हम एग्जाम्पल्स कौन से देखेंगे एसिड के? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, HCl, एसिटिक एसिड, H2SO4, ये सारे आपके क्या हैं?
एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। आपको अपनी बॉडी में भी एसिड देखने को मिलता है, जैसे HCl है आपकी बॉडी में, गैस्ट्रिक जूस में वो एग्जिस्ट करता है। जो बॉडी में आपका गैस्ट्रिक जूस होता है ना स्टमक में, उसमें आपका HCl एग्जिस्ट करता है। लेमन्स, ऑरेंजेस, इन सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और जब हम उसकी बात करते हैं ना हल्दी की, उसके अंदर भी आपके टार्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस होती है। तो ये तो हो गई एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं बेस की। अब बेस तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एसिड के, ये हमने पहले ही स्टडी करा हुआ है। जो जो आपने यहाँ पर स्टडी करा उसके बेसिस पर अब बस ऑपोजिट बेसिस के बारे में बता दो। बेसिस हमारे बिटर इन टेस्ट में होते हैं, सोपी टू टच, इसकी pH हमारी ग्रेटर देन 7 होती है। दिस टर्न्स, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है, बेस प्लस मेटल, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि अगर हमने बेस ले लिया NaOH और मेटल ले लिया जिंक, तो मेरे पास जो रिएक्शन आएगी यहाँ से वो आएगी Na2ZnO2, जो एक कंपाउंड आया और प्लस साथ में H2 गैस रिलीज हो गई। ये हमारे पास कुछ बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आएंगे? जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल स्टडी करे थे ना एसिड के, इसी तरीके से अब हम यहाँ एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स NaOH, KOH, वॉशिंग सोडा, CaOH होल ट्वाइस, ये सारे क्या है हमारे पास? बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स के एग्जाम्पल क्या है पहले वो देख लेते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया हमारे पास NaCl, या फिर हमने सॉल्ट ले लिया BaCl2 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे पास। ये सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से, इससे हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर मैं HCl प्लस NaOH, ये दोनों मेरे पास क्या है? एक एसिड है, दूसरा बेस है। जब इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास तो NaCl प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब सॉल्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? NaCl, यानी कि आपको यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट देखने को मिल रहा है और एक नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि सॉल्ट सॉलिड स्टेट में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनके अंदर क्लस्टर होता है, एक पॉजिटिव आयंस का और एक नेगेटिव आयंस का। और सॉलिड स्टेट में हमने क्या पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब भी सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो वो किसी लेटिस में एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। और वो जब एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स होगी जो उसे होल्ड करके रखेगी। तो जो आयंस है, इन दोनों आयंस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये आयंस सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक interactions holds the ions together। और जैसे ही मेरे पास ये सॉल्ट्स वाटर के अंदर यानी एक्वस सोल्यूशन में जाते हैं, एक्वस सोल्यूशन में जाते ही अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनकी आयनाइजेशन हो जाती है। तो दैट मीन्स जैसे ही हम सॉल्ट को कोई एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, हमारे सॉल्ट्स आयनाइज हो जाएंगे। और आयनाइज होने की वजह से यहाँ पर मेरे पास वाटर के अंदर आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं बार बार आयनाइजेशन बोल रही हूँ। आयनाइजेशन को कई बार मैं रिप्लेस भी कर देती हूँ डिसोसिएशन के साथ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम डिसोसिएशन और आयनाइजेशन हमने पहले तो अलग अलग पढ़ा है, क्योंकि जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो डिसोसिएशन में हम क्या देखते हैं? डिसोसिएशन में हम देखते हैं जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल है मेरे पास, अमोनिया मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है N2 प्लस 3H2 में, बिल्कुल करेक्ट, ये डिसोसिएशन हो रही है इसकी। या फिर अगर मैं देखूं कि NaCl है मेरे पास और वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसको भी हम डिसोसिएशन बोल रहे हैं। और आयनाइजेशन हम किसे बोलते थे पहले? कि मेरे पास सोडियम सॉलिड है, इसको मैं आयनाइज कर रही हूँ कोई एनर्जी प्रोवाइड करके,
जिससे मेरे पास Na पॉजिटिव गैस की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर Cl सॉलिड है मेरे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि Cl2 गैस है जिसको मैं आयनाइज कर रही हूँ Cl गैस के अंदर नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन में। तो ये मैं बोल रही थी कि आयनाइजेशन है, पहले हम यही स्टडी कर रहे थे, और ये डिसोसिएशन है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ये वाली रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, और इस रिएक्शन को कभी हम आयनाइजेशन बोल रहे हैं, कभी डिसोसिएशन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर आप आयनाइजेशन और डिसोसिएशन को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं करोगे। आपके लिए आयनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, जिसके अंदर आप आयनिक इक्विलिब्रियम यानी आयनिक रिएक्शंस को स्टडी करोगे जिसके अंडर। अब हमने ये एसिड, बेस, सॉल्ट ये तीनों तो देख लिए, पर एसिड और बेसिस को 3 साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा है। तो चलो देखते हैं वो साइंटिस्ट कौन थे और उन्होंने अपनी कौन सी थ्योरीज के बेसिस पर एसिड और बेसिस को कैटेगराइज करा है। कैटेगराइज करने का मतलब है डिस्टिंग्विश करा है, क्योंकि हमें पता कैसे लगा कि ये मेरे पास कंपाउंड एसिडिक नेचर का है, ये कंपाउंड मेरे पास बेसिक नेचर का है, क्योंकि इनिशियली ना तो मेरे पास कोई पीएच मीटर होता था, ना ही कोई लिटमस पेपर होता था। तो हमें कैसे पता लगता था कि ये एसिड है, ये बेस है। और आप एसिड बेस को टेस्ट तो करके देख नहीं सकते थे, तो टेस्ट भी नहीं कर सकते थे, तो उनके टेस्ट का पता नहीं लगेगा कि वो सॉर है या बिटर टेस्ट का है। तो हम उसको कैसे पता करेंगे? तो 3 साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी थी, और वो साइंटिस्ट कौन कौन थे हमारे पास? 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी। ये ब्रॉन्स्टेड अलग है, लॉरी अलग है, जो हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंबाइन करके अपना कॉन्सेप्ट दिया था, और ल्यूइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेनियस का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, उसने एसिड और बेसिस को कैसे डिस्टिंग्विश करा? उसने ये बोला कि जो आपका कंपाउंड H पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं जिसको एक्वस कंडीशंस मिलते ही जिसमें से हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी, उसे हम बोलेंगे एसिड, और जिस कंपाउंड से हमारे पास OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी उसे हम बोलेंगे बेस। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक HS कॉम्प्लेक्स है, HX कॉम्प्लेक्स को जैसे ही मैं एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये H पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव एक्वस कंडीशंस में एक्वस में टूट रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स कि ये मेरे पास कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा कंपाउंड है? एसिडिक कंपाउंड है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे कि MOH, इसको अगर मैं एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? OH नेगेटिव। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ? बेसिक नेचर का। जहां पर आपको हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन मिले उसको हम बोलेंगे एसिडिक कंपाउंड, और जहां आपको हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन मिले वहां आप बोलोगे वो कंपाउंड है आपका बेसिक नेचर का। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे अगर हम HCl को कंसिडर करें, HCl को अगर एक्वस कंडीशंस मिल जाएंगी तो ये H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा। यहां से आपको क्या मिल रहा है? H पॉजिटिव। दैट मीन्स HCl कैसा है? एसिडिक नेचर का है। और अगर आपने NaOH कंसिडर कर लिया, NaOH को अगर आप एसिडिक एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो ये Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा। Cl नेगेटिव नहीं, सॉरी, OH नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस का मतलब है ये कंपाउंड कैसा है? बेसिक नेचर का है। चलो ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें एसिड बेस कैटेगराइज करने में पता लग गया। लेकिन अगर मेरे पास एक्वस कंडीशन ना हो तो क्या तब भी एसिड और बेस को मैं कैटेगराइज कर पाऊंगी कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? ये इसकी लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये थी कि चलो यहाँ पर तो मेरे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस हैं ऑलरेडी कंपाउंड के अंदर, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसके अंदर ये आयंस ही ना हो, H पॉजिटिव ना हो, OH नेगेटिव ना हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है? तो उन सारे कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास फर्दर थ्योरीज आई, क्योंकि ये दोनों तो हमारी लिमिटेशन हो गई अरेनियस की। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, जिसमें 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जॉन हेमिस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस एम लॉरी। इन दोनों ने कंसेप्ट दिया कि जो कंपाउंड आपका H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा उसे आप बोलोगे एसिड, और जो कंपाउंड आपका H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा उसे आप बोलोगे बेस। इसका कहने का क्या मतलब था कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, लेट से हमने अमोनिया कंसिडर कर लिया। अब अमोनिया की रिएक्शन, ये फिलहाल अमोनिया मेरे पास एक्वस स्टेट में है। अमोनिया की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कंसिडर करी, क्योंकि वाटर के अंदर आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं।
तो जैसे ही मैंने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पर मेरे पास NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस आयंस की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले अमोनिया NH3 की फॉर्म में था और अब वो अमोनियम आयन बन गया यानी NH4 पॉजिटिव। तो इसके अंदर मुझे क्या पता लगा कि अमोनिया ने एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से वहां पर मेरे पास अमोनिया से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कैटेगराइज हो जाएगा, बेस, यानी अमोनिया क्या है मेरे पास, बेस। और वाटर मेरे पास यहाँ पर वाटर ने क्या करा, H2O से OH नेगेटिव की फॉर्मेशन करी, यानी यहाँ पर मेरे पास एक H पॉजिटिव कम है। दैट मीन्स कि वाटर से H पॉजिटिव रिलीज हुआ है। तो वाटर किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। अब आप यहाँ पर देखो, अमोनिया के पास OH नेगेटिव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको कैसे कैटेगराइज करा है, बेस में कैटेगराइज करा है। अगर वहीं पर इस अमोनिया को हम अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते तो क्या हम इस अमोनिया को बेस में कैटेगराइज कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पास तो OH नेगेटिव है ही नहीं। तो इसने इसकी इस लिमिटेशन को ओवरकम कर लिया। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसकी बैकवर्ड रिएक्शन कंसिडर करें, क्योंकि हमारे पास जब हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो इक्विलिब्रियम के अंदर तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड भी एग्जिस्ट करती है और बैकवर्ड भी एग्जिस्ट करती है। तो बैकवर्ड के टाइम पे क्या होगा, अब आपका ये जो अमोनियम आयन है ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा, जिस वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ से अब H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है और ये जो OH नेगेटिव है ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जो इस H पॉजिटिव को जहाँ जो अमोनियम ने रिलीज करा है उसको एक्सेप्ट करके वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पर अमोनियम आयन किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, और ये OH नेगेटिव आयन किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ एसिड बेस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने इंट्रोड्यूस करा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये बेस है तो इसके रिस्पेक्टिव जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, चाहे अब अगर बेस है तो मेरे पास H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने के बाद ही कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स ये अगर मेरे पास बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर वहीं पर मैं इसको रिवर्स कंसिडर कर रही हूँ, यानी अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा और ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो आपको ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हम इस फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने बेस और एसिड तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, कैटेगराइज कर लिया कि कौन सा बेस होगा और कौन सा एसिड होगा। लेकिन जब हम इसकी रिवर्स रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तब भी हमारे एसिड बेस की कैटेगराइजेशन हो रही है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर अमोनिया बेस कंसिडर हुआ है तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में जो NH4 पॉजिटिव आयन है वो कॉन्जुगेट एसिड कंसिडर करा जाएगा, और वाटर अगर एसिड है तो इसके रिस्पेक्ट में OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस कंसिडर करा जाएगा। और वहीं पर अगर इसकी ऑपोजिट रिएक्शन होगी तो अमोनियम आयन अगर एसिड का काम कर रहा है तो अमोनिया कॉन्जुगेट बेस का वर्क करेगा, और अगर OH नेगेटिव बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब एक और रिएक्शन को देख लेते हैं हम। अब मैंने ले लिया HCl। HCl की रिएक्शन मैं कर रही हूं वाटर के साथ। यहां से मेरे पास H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो आपके पास H पॉजिटिव रिलीज हुआ था ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल ने कंज्यूम कर लिया और आपके पास H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई, और जो HCl था ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि HCl ने तो क्या करा, अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। H पॉजिटिव रिलीज करने का क्या मतलब है कि H पॉजिटिव रिलीज करा है तो HCl किस चीज का काम करेगा, एसिड का काम करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट H पॉजिटिव डोनर्स आर कंसिडर्ड एज एसिड। और यहाँ वाटर ने क्या करा, जो H पॉजिटिव HCl ने रिलीज करा था वो H पॉजिटिव इसने गेन कर लिया और H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो गई। दैट मीन्स वाटर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। और इनके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को देखें, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना,
तो ये किस चीज का काम करेंगे, क्योंकि ये भी ऑपोजिट, अगर मैं रिएक्शन इनकी स्टडी करूं तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करके H2O, दैट मीन्स यहाँ वो एसिड का काम करेगा और ये हमारे पास बेस का काम करेगा। तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट एसिड किसका है, H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का, और Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है HCl का। तो अब आप इन दो रिएक्शंस को ध्यान से देखो। इस रिएक्शन के अंदर तो वाटर एसिड का काम कर रहा था और यहाँ पर वाटर बेस का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि वाटर जो है एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। जो भी आप उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसके रिस्पेक्ट में किसका काम कर रहा है। कि अगर आपने कुछ थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का ले लिया तो वो बेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, और अगर आपने उसके साथ में बेस को कंसिडर कर लिया तो वो एसिड की तरह एक्ट करने लग जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना, अगर आपके पास वीक बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा। सिमिलरली जब आप कोई एसिड ऐसा कंसिडर कर रहे हो जो वीक नेचर का है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग नेचर का होगा, और इसका ऑपोजिट भी वही होगा कि अगर आपने कोई स्ट्रांग बेस कंसिडर करा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होगा, वीक नेचर का होगा, और अगर स्ट्रांग एसिड कंसिडर करा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग वीक नेचर का होगा। तो इस तरीके से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एसिड और बेस को अलग अलग कैटेगराइज करा। तो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपाउंड में H पॉजिटिव आयन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा हो, कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके अंदर मेरे पास H पॉजिटिव है ही नहीं, हाइड्रोजन एटम ही नहीं है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तब मैं उसको कैसे एसिड और बेस में कैटेगराइज करूंगी। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया ल्यूइस कंसेप्ट। ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड और बेस किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया BF3, इस मॉलिक्यूल के अंदर तो ना तो कोई H पॉजिटिव है ना ही कोई OH नेगेटिव है। दैट मीन्स अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों ही कंसेप्ट फेल हो गए इस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ल्यूइस ने बोला कि इस कंसेप्ट को हम इन दोनों में से किसी भी तरीके से स्टडी नहीं करेंगे। इस कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे लोन पेयर एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग, इस मॉलिक्यूल को हम स्टडी करेंगे लोन पेयर एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग कंसेप्ट से। लोन पेयर एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग कंसेप्ट से कैसे स्टडी करेंगे, जो मॉलिक्यूल आपके लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा उसे हम बोलेंगे एसिड, और जो लोन पेयर्स को डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे बेस। यानी एसिड क्या होगा, एक्सेप्ट्स लोन पेयर, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या होंगे, विच डोनेट्स लोन पेयर। अब जैसे ये BF3 है, BF3 कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जब इसको केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करा था तो हमने क्या बोला था कि BF3 के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी इसके पास अभी भी एक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, तभी इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसका। तो जब मैं इस BF3 की NH3 के साथ रिएक्शन शो करूंगी तो यहाँ मेरे पास एक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और वो एडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये NH3 है, यहाँ से मेरे पास ये BF3 को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो मेरे पास इस तरीके से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है NH3, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स ये BF3 अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास एक इस टाइप का एडक्ट फॉर्म होता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि एडक्ट क्या होता है। देखो, एडक्ट की फॉर्मेशन हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जिस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले मॉलिक्यूल के पास डोनेट कर देता है, जिस वजह से ये जब डोनेशन होती है तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी मेरे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब एडक्ट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एडक्ट क्या है, किस तरीके से बनता है, इसको हम थोड़े हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, यानी आने वाले चैप्टर्स में हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में एडक्ट क्या होता है। तो ये जो मेरे पास एडक्ट फॉर्म हो रहा है, इस एडक्ट के अंदर अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, लेकिन बोरोन के पास तो लोन पेयर है नहीं, उसके पास तो बल्कि एक एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि उसके पास एक क्या है, वैकेंट बॉन्ड की कैटेगरी है कि अगर मैं बॉन्ड बना लूँ तो मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने अपना बॉन्ड फॉर्म किया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, और इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने डोनेट कर दिए। दैट मीन्स यहाँ से अमोनिया ने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो अमोनिया किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और BF3 ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा तो BF3 क्या करेगा,
एसिड का काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान दो आप, यहाँ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी अमोनिया बेस था और लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी अमोनिया बेस है। यानी अगर मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रही हूँ तो मॉलिक्यूल की कैटेगराइजेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज आ रहा है। जो हम पहले स्टडी नहीं कर पा रहे थे जिन मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद हमारे नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उस मॉलिक्यूल को स्टडी कर पा रहे हैं। तो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे कि AlCl3, कोई आयन Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये सब क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। इनको क्या टेंडेंसी रहती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है इनकी। और जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जैसे आपके पास आ गया अमोनिया, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, इन सब के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं ये सारे। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, तो ये सारे किसका काम करेंगे, बेस का काम करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट स्पीशीज हैं ये एसिड का काम करेंगी और ये सारे आपके बेसिस का काम करेंगे। तो हमने इस तरीके से एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट करा अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम इन तीनों कंसेप्ट को कंक्लूड करें तो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, acid are substances that donates H positive ions and bases are substances that donates OH negative ions। एग्जाम्पल एसिड के क्या होंगे, HCl, H2SO4 एंड HNO3, क्योंकि ये सारे इन सब की टेंडेंसी क्या है, H पॉजिटिव डोनेट करने की। और बेसिस में NaOH, MgOH होल ट्वाइस, KOH एक्सेट्रा, क्योंकि इन सब की टेंडेंसी क्या है, OH नेगेटिव डोनेट करने की। फिर देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। Acid is a substance that is capable of donating a H positive ion and bases are capable of accepting H positive ion। यानी इसको किस तरीके से कैटेगराइज करा कि जो कंपाउंड H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा उसे हम बोलेंगे बेस और जो डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे एसिड। जैसे एग्जांपल है मेरे पास बेसिस के अमोनिया, OH नेगेटिव, और एसिड के है मेरे पास HCl, HF। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में हमारे पास एक और कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर मेरे पास बेस है और उसके रिस्पेक्ट में जो इसके कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है उसे हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि जब हम उसकी रिवर्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन के टाइम पर जो कंपाउंड बेस से हमारा फॉर्म हो रहा था वो अब एसिड की तरह एक्ट करने लग जाता है। According to the concept, if acid is weak, its conjugate base is strong, and if base is weak, its conjugate acid is strong, and vice versa। कि अगर मेरे पास कोई वीक एसिड है या कोई वीक बेस है तो उनके कॉन्जुगेट बेस और एसिड्स जो होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ऐसे ही ऑपोजिट केस होगा कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होंगे तो उनके कॉन्जुगेट बेस और एसिड हमारे पास वीक नेचर के होंगे। और लुईस ने क्या बताया था, An acid is a species which accepts electron pair and base is a species which donates electron pair। यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कंपाउंड उसे हम बोलेंगे एसिड और जो डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे बेस। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर बेसिक इन नेचर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल एसिड्स के BF3, AlCl3, Mg पॉजिटिव, Mg+2, CO3+3 एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारी स्पीशीज कैसी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। और बेसिस में NH3, OH नेगेटिव, H2O एक्सेट्रा, क्योंकि इन स्पीशीज में इनके सबके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो ये थे हमारे एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन। अब NCERT में इस डिवीजन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो चलो देखते हैं उन क्वेश्चंस में क्या पूछा है। प्रॉब्लम नंबर 6.12 में क्या पूछा है, What will be the conjugate base for the following Bronsted acids। अब आपको कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स गिवन है और इनके कॉन्जुगेट बेस पूछे हैं, यानी आपको क्या करना है, एसिड से उनके कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करनी है। अब एसिड से कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि जो कंपाउंड H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और जो कंपाउंड H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा उसे हम बेस की तरह कैटेगराइज करेंगे। तो एसिड का क्या मतलब है कि उसे H पॉजिटिव डोनेट करना है, तो जब वो H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो मेरे पास कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये सारे कॉन्जुगेट, ये सारे एसिड्स हैं तो इनके अगर मैं कॉन्जुगेट बेस देखूंगी तो उन सब में क्या होगा, एक एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। जैसे मेरे पास HF है, ये मेरे पास क्या है, फिलहाल एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, F नेगेटिव, क्योंकि इसने अपना H पॉजिटिव तो लूज कर दिया। तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस।
जब हम H2SO4 को देखेंगे, H2SO4 के केस में हमें क्या करना है, H पॉजिटिव रिलीज करना है। H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये एसिड है तो ये मेरा कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट करेगा। और थर्ड कंपाउंड कौन सा है मेरे पास, HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज करेगा, CO3 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। CO3 2 नेगेटिव क्या है मेरे पास, एसिड, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। और ये मेरे पास HCO3 नेगेटिव क्या है, एसिड, और CO3 2 नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो HF का कॉन्जुगेट बेस आया F नेगेटिव, H2SO4 का HSO4 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव का CO3 2 नेगेटिव। इन सारे एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस हमने बता दिए और यही क्वेश्चन में पूछा था। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 6.12. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6.13. प्रॉब्लम नंबर 6.13 में क्या पूछा है, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस। यानी अब आपको कुछ बेसिस गिवन है और उनके कॉन्जुगेट एसिड्स पूछे थे। लास्ट क्वेश्चन में कुछ एसिड्स गिवन थे और उनके कॉन्जुगेट बेस पूछे थे। तब हमने बताया था कि अगर H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा किसी एसिड में से तो वो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेगा। अब बेसिस में अगर H पॉजिटिव गेन हो जाएगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट हमने यही स्टडी करा था। तो अब हम बेसिस देखते हैं क्या क्या हमारे पास, NH2 नेगेटिव। जैसे ही इसे H पॉजिटिव मिलेगा ये बना लेगा NH3। दैट मीन्स NH2 नेगेटिव क्या है, बेस, क्योंकि H पॉजिटिव गेन कर रहा है। और NH3 क्या है मेरे पास, कॉन्जुगेट एसिड। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अमोनिया, NH3। इसको जैसे ही H पॉजिटिव मिलेगा ये NH4 पॉजिटिव बना लेगा। तो ये मेरे पास क्या है, बेस, क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है और ये इसका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड है। अगर हम HCO नेगेटिव को देखें तो ये जैसे ही H पॉजिटिव इसे मिलेगा ये बनाएगा मेरे पास H2CO2, यानी कि HCOOH। क्या बनाएगा, HCOOH। और ये मेरे पास एसिड H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये मेरे पास एक्ट करेगा कॉन्जुगेट एसिड की तरह। तो मेरे पास जो भी बेसिस गिवन थे ये उनके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड्स हैं और यही क्वेश्चन में पूछा था। So this was your problem number 6.13. Now let's move on to problem number 6.14. Problem number 6.14 में क्या पूछा है? The species water, HCO3 negative, HSO4 negative and NH3 can act as both Bronsted acid and base. For each case, give corresponding conjugate acid and conjugate base. यानी यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर ये बोला है कि आपको कुछ species given है और ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ये स्पीशीज एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। तो अगर ये दोनों की तरह एक्ट कर सकती हैं तो इनके पास दोनों होंगे, कॉन्जुगेट एसिड भी और कॉन्जुगेट बेस भी। तो बस हमें इन मॉलिक्यूल्स के कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले हम H2O कंसिडर कर लेते हैं। तो जब H2O को H पॉजिटिव मिलेगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट अगर कोई कंपाउंड H पॉजिटिव गेन करेगा तो बेस की तरह एक्ट करेगा और उससे मेरे पास एक कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे H पॉजिटिव दूंगी मेरे पास H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर मेरे पास वाटर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है और ये मेरे पास है इसका कॉन्जुगेट एसिड। और अगर मैं इस वाटर में से H पॉजिटिव रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरे पास वाटर किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है और ये क्या इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरीके से हम सारी स्पीशीज के कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, HCO3 नेगेटिव। अब HCO3 नेगेटिव को जैसे ही आप H पॉजिटिव दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, H2CO3। यानी यहाँ पर आपने क्या करा, HCO3 नेगेटिव ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा तो ये किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है और ये क्या इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड। और अगर मैं इसमें से H पॉजिटिव को रिलीज कर दूं तो मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, CO3 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरे पास ये किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा और ये क्या है मेरे पास रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, H2SO4। H2SO4 को जैसे ही आप HSO4 नेगेटिव,
HSO4 नेगेटिव को जैसे ही आप H पॉजिटिव दोगे आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, H2SO4। तो ये आपका क्या काम कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये आपके रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड है। फिर अगर आप इस HSO4 नेगेटिव में से H पॉजिटिव रिलीज कर दोगे तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, अमोनिया NH3। NH3 को जैसे ही आप H पॉजिटिव दोगे इसकी अंदर क्या फॉर्मेशन होती है, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर मैं इस अमोनिया में से H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, अब एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो जिन जिन स्पीशीज के अंदर बोला था कि ये दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, हमने दोनों की तरह बिहेव करवाया, बेस की तरह भी और एसिड की तरह भी, और उनके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 6.14. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6.15. प्रॉब्लम नंबर 6.15 में क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू ल्यूइस एसिड्स एंड ल्यूइस बेस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज, जैसे HO नेगेटिव, F नेगेटिव, H पॉजिटिव, BCl3। ये आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, और आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करेगा और कौन सा ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल या जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उसे हम बोलेंगे एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी उसे हम बोलेंगे बेस। तो हमारे पास एक तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम बेसिस में कैटेगराइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम एसिड में कैटेगराइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमारे पास बेसिस होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे पास एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो एक तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज्ड हमारे कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड स्पीशीज जो भी होंगे वो बेसिस की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और एसिड्स की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। और बाकी अगर लोन पेयर होंगे मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच ही बोला जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा। तो अब इन कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पर ही डिवाइड कर लेते हैं, आधा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में क्या है, OH नेगेटिव, क्या है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो हम इसको ल्यूइस बेस की तरह कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास F नेगेटिव, फिर से एक नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये भी हमारा क्या होगा, ल्यूइस बेस। फिर C पार्ट में हमारे पास है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दैट मीन्स ल्यूइस एसिड। अब लास्ट स्पीशीज हमारे पास कौन सी है, BCl3। BCl3 का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो BCl3 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, और इस मॉलिक्यूल को जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करा था तो हमने क्या बताया था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने का क्या मतलब है कि इसके पास अभी भी टेंडेंसी है कि अगर इसको कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का क्या मतलब है, जब भी हम ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पर हम उसे कैसे कैटेगराइज कर देते हैं, एसिड्स में कैटेगराइज कर देते हैं। दैट मीन्स BCl3 हमारा क्या है, ल्यूइस एसिड। तो इस तरीके से हमने चारों स्पीशीज को ल्यूइस एसिड और बेस के टाइप में कैटेगराइज कर दिया। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ल्यूइस एसिड और बेस के टाइप में आपको कैटेगराइज करना हो ना तो सबसे पहले तो चार्ज के बेसिस पर कर देना, हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखना कि आपके पास क्या मॉलिक्यूल बचे और उनको आप किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, तब आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर जाना। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6.15 और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो ये एसिड और बेसिस स्टडी करे हैं ना,
इनकी आयनाइजेशन को स्टडी करेंगे। हमने ये तो पता कर लिया कि एसिड कौन से हैं और बेसिस कौन से हैं, पर हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें इसकी आयनाइजेशन को भी तो स्टडी करना है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।